तो नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। तो इस समय कोट द्वार में हम मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक जजमेंट आज आया है और जजमेंट के साथ साथ ये भी है कि सुबह से ही मैं और जो अधिवक्ता पंकज छेत्री जी हैं वो कोर्ट परिसर में मौजूद थे और सारी चीजें, क्योंकि बहुत से चैनल में आपने देख लिया होगा कि सजा हो गई है, उम्र कैद हो गई है, पर आखिर क्या रहा पूरे इस केस में, उसको लेकर आज बात करनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि ये एक मामला ऐसा था जिसमें आज भी उस मां के आंसू नहीं रुक रहे थे, वो मां आज भी दुखी थी। उनसे भी सवाल किए गए कि आखिर क्या वो संतुष्ट है उम्र कैद से, और क्या जो एक्यूज्ड है उनके चेहरे में शिकन दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बड़े सवाल थे। हमारे साथ पंकज छेत्री जी हैं। छेत्री जी, पूरी कोर्ट की कार्रवाई आपने देखी, जजमेंट भी आपने देखा, 302, 201, 354 और मैं बात करूंगा जो देह व्यापार अधिनियम के तहत ये संगीन धाराएं लगाई गई और कठोर कारावास की बात की गई। ये धाराओं को भी समझना बड़ा जरूरी है, इसको भी मैं चाहूंगा कि आप जरूर लोगों को बताएं, क्योंकि अभी तक ये बताया गया है कि उम्र कैद हुई है क्योंकि पुलकित और सौरभ और अंकित, इन दोनों को, पुलकित की अगर बात छोड़े, इन दोनों में एक धारा कम है, वो भी जरा लोगों को बताना जरूरी है। तो इन धाराओं के बारे में छेत्री जी जरूर बताइएगा। देखिए, जो 302 और 201, 354 ए आईपीसी और 3/1 अनैतिक जो देह निवारण अधिनियम होता है उसमें इनको ये सजा हुई है। और मैं कहता हूँ कि इसमें आजीवन जो सजा हुई है, उनके माताजी पिताजी, हम तो कोर्ट परिसर में थे जी, परंतु न्यायालय का जो भी निर्णय है उसको वो हमारे लिए शिरोधार्य है। परंतु उनके माताजी पिताजी को जो मैं देख रहा था, सुन रहा था, उनसे मैं बात करी मैंने, और काफ़ी देर हम मतलब दिन से आपके साथ और हम लोग साथ ही रहे, तो वो लोग कुछ इसमें असंतुष्ट नज़र आए, क्योंकि उनका कहना ये था कि आजीवन कारावास से वो संतुष्ट नहीं है और वो उनकी मांग थी कि जिस प्रकार से उनकी बेटी की निर्मम अत्याचार के बाद हत्या की गई है जी, और कई चीजें जो साक्ष्य छुपाने वाली बात और साक्ष्य मिटाने वाली जो बात है वो कहीं जो नहीं आ पाई है, और मैं कहता हूँ सरकार द्वारा भी उतना सहयोग समर्थन नहीं मिला है। वो किस प्रकार से पूरे उत्तराखंड को झकझोर देने वाले इस निर्मम हत्याकांड पर सरकार द्वारा भी उन्हें वो सहयोग समर्थन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। जो मिला है वो केवल इतना ही मिला है कि सरकार अपनी जो है समाज में लोक लज्जा बचा पाए। किस प्रकार से वो बता रहे थे कि वो इतने दूर से, जो उनका गांव है डोब, वहां से हर तारीख में दोनों पति पत्नी बीमार अवस्था में आते हैं। उनका एक बेटा है जो कि बेरोजगार है, जिसको नौकरी का वादा किया गया था सरकार द्वारा, वो नहीं किया गया पूरा। किस प्रकार से जो शुरू से ही पहले दिन से ही ढिलाई दी गई कि पटवारी क्षेत्र है जी, मुकदमा लिखने में देरी की गई। मुकदमा लिखा गया तो पहले गुमशुदगी का लिखा गया और बाद में फिर किस प्रकार से ये 0 FIR हुई है, ये पूरी जनता जानती है, सब पूरा प्रदेश जानता है। और ये जो आज इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं, ये आजीवन कारावास हुआ है, परंतु ये इस पर कड़ा संदेश जाना चाहिए था, मैं समझता हूं। अगर, क्योंकि जो एक बात पहले भी आ रही थी कि 376 वाली जो बात आ रही थी, और एक गवाह भी थे जो ये बात कह रहे थे, परंतु वो बात को प्रमुखता से न लाके वो धारा के हटने से ये हुआ कि
जो फांसी की सजा होनी थी वो केवल आजीवन कारावास में ही तक ही रह गई। तो ये एक असंतोष का भी बड़ा मैं कारण समझता हूँ जी। दूसरा ये है कि किस प्रकार से जो क्षेत्रीय विधायक द्वारा साक्ष्य को नष्ट किया गया जेसीबी चलाकर वहां पर, वो बहुत चिंतनीय विषय रहा है। वो प्रमुखता से नहीं आ पाया सरकार की लापरवाही के कारण। और जो मुख्य इसमें बिंदु है जिस कारण ये सारा जो हत्याकांड हुआ है वीआईपी, हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग बोल रहे हैं लगातार कि वीआईपी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। वीआईपी को लेकर बड़े सवाल है। देखिए, दबी जबान में तमाम सोशल मीडिया का दौर है, सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, कोई भी बातें छुप नहीं पाती हैं। परंतु गाए बगाए सब लोग ये कहते रहते हैं कि कौन वीआईपी है, और पिछले दिनों तो अंकिता की स्वयं माता जी ने नाम तक ले लिया था। परंतु सरकार और पूरी मशीनरी जो है किस प्रकार से उसको बचाने में लग गई, और अंजाम ये हुआ कि उसका जो कि मुख्य कारण था वीआईपी, उसका कहीं जिक्र नहीं आया, और ये मुकदमा धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। वो तो शुक्र है कि अधिवक्ताओं ने जो जिस प्रकार से यहाँ पर इसमें पैरवी की है, और मेरी जब उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बताया भी अपने तजुर्बे की किस प्रकार से उनको भी कई प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश की गई। अंकिता केस को पूर्ण रूप से उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं अगर इसमें सरकार थोड़ी सी मुस्तैदी लाती, और सरकार ने इसलिए मुस्तैदी नहीं लाई जो हमें लगता है, क्योंकि पुलकित आर्य के जो पिता हैं वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और बीजेपी में कई पदों पर पहले रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और आरएसएस में उनका काफी दखल है। आरएसएस के लोगों के, बड़े लोगों के बीच में उनका काफी, जो आरएसएस के पदाधिकारी है उनके साथ उनके काफी घनिष्ठ संबंध है। और यही कारण रहा कि आज जो फांसी की सजा इसमें होनी चाहिए थी, अगर वो 376 भी इसमें धारा जुड़ी होती, कोर्ट ने माना है कि ये जो है अपराध जो है हीनियस क्राइम है, और जिस प्रकार से आजीवन कारावास दिया है। परंतु अगर सरकार चाहती तो निसंदेह आज फांसी भी उन्हें होती, और कहीं न कहीं एक ये कड़ा संदेश जाता कि किस प्रकार से जो हम रोज सुनते हैं, महिला उत्पीड़न हो रहा है, छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है, किस प्रकार से समाज में वैमनस्य जो फैल रहा है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है। जी, एक बड़ा सवाल है, ये प्रमुखता इसलिए भी इसे उठाना जरूरी है क्योंकि देह व्यापार करने का आरोप लगा। सवाल यह है कि देह व्यापार किसके लिए, क्योंकि लगातार ये बात उठी कि देह व्यापार और फिर वीआईपी, फिर ये सारे सवाल एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। और लोग भी सोशल मीडिया में जब जब हमने पोस्ट किया, जब जब ये बात कही कि कुछ ही देर में जजमेंट आने वाला है, तो उन्होंने ये बात कही कि वीआईपी आखिर कौन, आखिर क्यों नहीं नाम आया। देह व्यापार हो रहा था ये तो माना गया, पर आखिर हो किसके लिए रहा था, कौन वो लोग थे जो उस समय भी, शायद उस दिन भी आने वाले थे, जो एक्स्ट्रा सर्विस की बात की गई, जो ये बातें उठ रही हैं, इसके आखिर क्या जवाब है? देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसको, मुकदमे को प्रभावित करने के पीछे एक ही कारण रहा है। आपने देखा होगा कि इतना जो पूरे उत्तराखंड को झकझोर देने वाला ये निर्मम हत्याकांड रहा है, तो किस प्रकार से अंकिता के माता पिता को ही कितनी मुसीबतों का सामना करके यहाँ मुकदमे के लिए आना पड़ रहा था जी। जबकि कोई बड़ी बात नहीं है। जिलाधिकारी जिस प्रकार से, जब अंकिता का शव, जब तक उसका दाह संस्कार नहीं हुआ था, दाह संस्कार, तो एसएसपी, डीएम, पूरा प्रशासन वहां पर बैठा रहा और इनको समझाता बुझाता रहा कि आप अपना जो हिंदू रीति रिवाज से क्रियाक्रम होता है वो करिए, और शाम को जाकर कहीं, क्योंकि तमाम अंकिता का शव लेकर पूरी जनमानस सड़कों पर बैठ गया था और ये मांग कर रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए जी। परंतु तब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई।
FIR तक बहुत कितनी मुश्किलों से लिखी है ये आप जानते हैं, स्वयं पूरा प्रदेश जानता है। तो कहीं ना कहीं उस VIP को बचाने का षड्यंत्र पहले दिन से ही शुरू हो गया था। और मैं कहता हूं कि भाजपा के सरकार में, भाजपा के शासन में आप न्याय की बात करना, कानून की बात करना बेईमानी है। ये तो आप समझिए कि अधिवक्ता साथियों ने जो बताया, उनका तजुर्बा था किस प्रकार से कई अधिवक्ताओं को जो इस मुकदमे से जुड़े थे उनको परेशान भी करने की कोशिश की गई, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई और विभिन्न प्रकार से ऐसा माहौल तैयार किया गया कि ये मुकदमा कहीं ना कहीं कमजोर हो जी। और इसलिए कमजोर करने की कोशिश की गई क्योंकि इसमें VIP था और उस VIP को बचाने के लिए ही ये सब कृत्य चल रहा है। और यदि सरकार चाहती तो आज जो इनको आजीवन कारावास हुई है वो फांसी की सजा होती और एक नजीर बनती जिससे कि महिला अपराध में जो है कमी आती। परंतु सरकार पहले दिन से ही VIP को बचाने में लगी है। और अब आप देखिएगा, जो मैं बताना चाहता हूं असली बात, कल से इनका मैं समझता हूं कल से क्यों, आज से ही इनका क्रेडिट लेने का जो ये करते हैं भाजपा की सरकार, क्रेडिट लेने की होड़ जो लग जाती है। अब ये अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी ये आजीवन कारावास को ही ये मानेंगे कि हमने न्याय दिलाया, हमने इनको क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। परंतु मैं आपके द्वारा उत्तराखंड की जनता को, जनमानस को बता देना चाहता हूं, ये यहां तक की जीत भी इसलिए हुई है क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने जो सड़कों पे उतर के आंदोलन किया है और जो तमाम मीडिया के साथियों ने, सोशल मीडिया के साथियों ने और तमाम इंटरनेट के इन्फ्लुएंसर्स ने और आम जनमानस ने इस पे कार्य किया है, अधिवक्ता साथियों ने, अधिवक्ता समाज ने बहुत सहयोग दिया है, तब ये यहाँ तक पहुंचा है। इसमें सरकार का रत्ती भर भी योगदान नहीं है और कारण यही है कि सरकार पहले दिन से ही VIP को बचाना चाहती है। क्योंकि जैसे ही VIP की बात होगी तो VIP कौन है? वो निसंदेह भाजपा या RSS के बड़े पदाधिकारी हैं और वो आते ही इनका जो तमाम ढकोसले ढोंग करते हैं ये महिला सुरक्षा को लेकर, वो सारी पोल इनकी खुल जाती। इसीलिए इन्होंने इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की और आज जो आजीवन कारावास इन तीनों दरिंदों को हुआ है वो आपकी जनता की बदौलत है, नहीं तो सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस मुकदमे को कमजोर करने की। एक आखिरी सवाल है छेत्री जी, क्योंकि ये चीज शायद मैं और आप महसूस कर सकेंगे क्योंकि हम अंदर थे, हमने जो एक्यूज थे उनके चेहरे भी देखे। सवाल ये होता है कि अगर सजा देने का मतलब मकसद ये होता है कि किसी इंसान को शायद उसी गलती का एहसास हो, क्या आपको लग रहा था कि ये तीनों जो एक्यूज हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है या उन्हें लगता है कि उनके अंदर एक थोड़ी सी भी इस चीज को लेके शर्म मैं कहूंगा या एक तरह से दुख है? क्या लगा आपको? देखिए, जो जहां तक मैं बात करूंगा ह्यूमन साइकोलॉजी की, और जितना मैं कोर्ट में रहता हूं या हम भी कभी, आप समझते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई तितली भी आ जाती है गाड़ी में सामने और वो किस प्रकार से गिर जाती है जी। कोई मान लीजिए कभी हर एक के सामने कोई कभी जानवर आ जाता है, कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती है, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा पाएगा और उसको फुर्सत ही नहीं होगी कि वो अपने साथ श्रृंगार सज्जा करे। पर मैं तीनों को देख रहा था, तीनों बिल्कुल नहाए धोए साफ सुथरे और पूरा फ्रेंच कट भी जो एक व्यक्ति की बहुत अच्छी तरीके से, उसने ऐसा लग रहा था सुबह ही नाई के द्वारा बनवाई है, और साफ सुथरे नहाए धोए और इस प्रकार से चमचमाते हुए उनके चेहरे थे जिस प्रकार से कि उन्होंने पता नहीं कौन सा
पदक जीता हो, शौर्य चक्र जीता हो और देश के लिए बलिदान देकर, देश के लिए अहम योगदान देकर वो वहां पर खड़े हों, तो निसंदेह तीनों के चेहरों पे कोई शिकंज नहीं थी। इससे ये समझा जा सकता है कि इनके पीछे क्या शक्तियां काम कर रही हैं। इनके पीछे सरकार, सिस्टम, पैसा सब लगा हुआ है और निहायती बेशरम किस्म के लोग हैं। और तीनों वहां पर बीच बीच में कभी कभी आपस में बात करके मुस्कुरा भी रहे थे, जबकि तीनों को पता था कि आज हम किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, जब इन्हें सजा के बाद बाहर लाया गया तो वो हाथ हिलाते हुए मीडिया को दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपनी जो गाड़ी में जिसमें ले जा रहे थे उसमें हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। हाँ, वो ऐसे उनके जो भाव भंगिमा थी वो ऐसी थी जैसे चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति बाहर आता है। तो निसंदेह ये दर्शाता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार की इनकी मानसिकता है, और इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी आज ये हंस रहे हैं, मीडिया को हाथ हिला रहे हैं, नहा धो के साफ सुथरे होके और मुस्कुरा रहे हैं कटघरे में खड़े होके। तो ये निश्चित तौर पर इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इन्हें अपने किए का कोई मलाल नहीं है और ये एक तरीके से जिस प्रकार से पिकनिक होती है वो मना रहे हैं, जेल में भी सारी सुविधाएं इनके पास है। तो मैं समझता हूं कि फांसी की सजा होती तो इनको ज्यादा बेहतर होता। जो इन्होंने जघन्य अपराध किया था उसकी सजा फांसी से कम नहीं है। और ये जो मुस्कुरा रहे थे, ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, यह इशारा करती है कि सरकार, सत्ता इनके पीछे खड़ी है, वो इनमें आत्मविश्वास दे रही है। बहुत शुक्रिया छेत्री जी। मैं आपको जाते हुए बता दूं कि जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसमें जो तीनों ही आरोपी हैं उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया गया है और उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं मर्डर की 302, 201, किस तरीके से जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो देह व्यापार अधिनियम के तहत जो धारा है वो भी लगाई गई है और साथ में 354 जो पुलकित है उस पर लगाई गई है। 354 जो है केवल पुलकित पे लगी है, बाकी जो दो है उन पर 302, 201 और जो देह व्यापार अधिनियम के तहत धाराएं लगाई गई हैं और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बस सवाल यहां पर यह है कि आज भी ये मुस्कुराहट, आज भी जिस तरीके से बाहर आते हुए हाथ हिलाते हुए जाना, ये बता रहे हैं कि सजा सुनाई तो गई है पर ना तो डर है, ना तो भय है और ना किसी तरीके की सिकन माथे पे दिखाई पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? ये बड़े सवाल है। हम भी यहां और आगे भी शायद हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यही दिखाता है कि आगे ये यही रुकने वाला नहीं है, ये आगे लड़ाई ऐसी ही जारी रहेगी। आज भी अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वह असंतुष्ट थे, रो रो के आज भी मां का बुरा हाल था और यही कह रही थी मौत के बदले सिर्फ मौत। तो हम भी लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।